Hello guys, welcome back with another video of the topic organizing. आज हम लोग बात करेंगे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके स्ट्रक्चर के बारे में कि जो बेसिकली हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें किस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं या किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारे लिए बेटर होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स को जानने के लिए आज हम वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज क्या होती है? इट कैन बी डिफाइंड एज नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन। सबसे पहले इसमें क्या पता चलता है कि हमारी जॉब पोजीशन क्या है, यानी हम कौन सी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। हम बॉटम लेवल पे हैं, हम मिडिल लेवल पे हैं या हम टॉप लेवल पे हैं। मिडिल लेवल में भी हम मैनेजर हैं, रीजनल मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, एरिया मैनेजर हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल हेड है क्या हम। तो पर्टिकुलर हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक जो पर्सन है या जो एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय को अपनी जॉब पोजीशन के बारे में पता चलता है कि एक्चुअली में उसकी डेजिग्नेशन है क्या, वो किस पोस्ट पे काम कर रहा है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली चीज क्या हो गई? जॉब पोजीशन। दूसरी क्या हो गई? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि वो जो पर्सन काम कर रहा है उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी जिम्मेदारी क्या है। जैसे मैं एम्प्लॉय हूं, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हूं, तो मेरी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं उनके गोल अचीव करके दूं, मैं टारगेट कंप्लीट करूं, ऑनेस्टी के साथ काम करूं, लॉयल्टी के साथ काम करूं, कोई चीट ना करूं, कोई फ्रॉड ना करूं, जो टास्क मुझे दिया जाए उसे कंप्लीट करूं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या चीज हो गई कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में तो बताया जाएगा। जब हम कोई एक स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, कोई स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, उस स्ट्रक्चर के अंदर ही हमें बताया जाएगा कि मेरी जॉब पोजीशन क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड लास्ट मेरी अथॉरिटीज क्या है। अथॉरिटीज मतलब मेरे पास अधिकार क्या क्या है, मैं क्या क्या डिसीजंस ले सकता हूँ, है ना। जैसे एक मिडिल लेवल वाला बंदा है, एक कोई पर्सन है जो मिडिल लेवल पे काम कर रहा है, कोई भी पर्सन है जो मिडिल लेवल पे काम कर रहा है, तो उसके पास जो अथॉरिटीज होंगी वो मिडिल लेवल और बॉटम लेवल की होंगी, क्योंकि जो मिडिल वाला है वो बॉटम के लिए भी डिसीजंस ले सकता है। तो मिडिल लेवल के पास दो अथॉरिटीज हो गई, एक तो उसके खुद के लेवल की, मिडिल लेवल की, प्लस वो जो बॉटम लेवल के लिए डिसीजन ले सकता है वो भी उसके अधिकारों के अंदर आ जाएगा। अगर हम लोग टॉप लेवल की बात करें तो टॉप लेवल वाला टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल तीनों के लिए डिसीजन ले सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमें ये पता चलता है कि हम किस जॉब पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उस जॉब पोजीशन पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ मेरी अथॉरिटीज मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है। ये जो अथॉरिटीज होंगी ये हर लेवल पे अलग होंगी। टॉप लेवल की अथॉरिटीज अलग होंगी, मिडिल लेवल की अलग होंगी, बॉटम लेवल की अलग होंगी। टॉप लेवल जो है वो टॉप, मिडिल एंड बॉटम तीनों के लिए डिसीजन ले सकता है। मिडिल लेवल जो है वो मिडिल और बॉटम दो के लिए डिसीजन ले सकता है, और वही जो मेरा बॉटम लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ बॉटम लेवल वालों के लिए ही डिसीजंस ले सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो आप क्या लिखोगे? इट कैन बी डिफाइन एज नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी एट द डिफरेंट लेवल। कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की जॉब लेवल क्या है, यानी जॉब पोजीशन क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एंड उसकी अथॉरिटीज क्या है। बात समझ में आ गई? अब इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या होते हैं, ये इसके फीचर्स है। थोड़ा सा गैप हो गया यहाँ पे क्योंकि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आ गया है, इसको डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। पहले इसके फीचर्स जान लेते हैं हम लोग। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या क्या है? पहला, बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि जब सारे लोगों को अपनी जॉब पोजीशन पता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है एंड अपनी अथॉरिटीज पता है, यानी उनके पास उनको सारी चीजें जो है वो क्लियरली डिफाइन हो चुकी हैं। तो जब किसी पर्सन को उसकी सारी चीजें प्री डिफाइंड है, प्री प्लान्ड है उसके पास, तो क्या होगा? वो आसानी से कम्युनिकेशन कर पाएगा। वो अपने सीनियर्स के पास जाएगा, पूछ लेगा भैया आज का क्या टास्क है, आज कितने गुड्स बनाने हैं, आज कितने प्रोडक्ट बेचने हैं, क्योंकि उसे पता है उसका काम बेचने का है। वहीं अगर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला है वो सीधे अपने बॉस के पास जाएगा, बॉस आज कितने बनाने हैं, 10 की 15, क्योंकि उसका काम बनाने का है। फाइनेंस वाला सीधे सीधे ये पूछेगा कितने पैसों की आपको जरूरत है, अब जितने आपने बता दिए उसका काम है उस फाइनेंस को अरेंज करने का।
प्लस अगर इसमें कुछ कमी होती है या कुछ सजेशंस है, कुछ एडवाइसेस चाहिए, कहीं प्रॉब्लम में फंस गए तो भी आसानी से कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि आप सभी को एक दूसरे की जॉब पोजीशन पता है, आपको पता है किस पर्सन के पास क्या अथॉरिटीज है और वो किस लेवल का डिसीजन ले सकता है। तो जब आपके पास सभी की रोल क्लियरिटी होगी तो जाहिर सी बात है आपका जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी हमेशा बेटर होगा। सेकेंड आता है चेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। चेक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया कि जो भी मेरे सुपीरियर्स हैं, यानी कि जो भी मेरे बॉसेस हैं, वो ये चेक करते हैं कि जो भी मेरा एम्प्लॉय है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उसको दी गई हैं वो सही से निभा रहा है या नहीं निभा रहा है। क्योंकि हर सबऑर्डिनेट के ऊपर एक सुपीरियर होगा, हर जूनियर के ऊपर एक सीनियर होगा, हर एम्प्लॉय के ऊपर एक एम्प्लॉयर होगा और हर वर्कर के ऊपर एक बॉस होगा। तो हर पर्सन के ऊपर जब उसका एक सुपीरियर, उसका बॉस बैठा हुआ है तो क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय को चेक करता रहेगा। और जब वो अपने एम्प्लॉयज को चेक करता रहेगा तो क्या होगा, उसको हर वर्कर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। तो दूसरा फीचर क्या हो गया, चेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थर्ड आता है क्लियर आइडियाज अबाउट द वर्किंग स्टाइल। आपको ये भी पता है कि हर पर्सन की वर्किंग स्टाइल क्या है, कौन है जो, जैसे आपका टास्क आया, कोई भी वर्क आया, फॉर एग्जांपल आप किसी इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हो, आपका वर्क है पेपर बनाने का, पेपर टाइपिंग, पेपर बनाने का वर्क है, जो टीचर्स पेपर दे जाते हैं आपको पेपर बनाने का। कुछ लोग होंगे जो हैंड रिटन, मतलब हाथ से जल्दी निकलेंगे तो वो हैंड रिटन पेपर बना के देंगे। कुछ होंगे जो जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी तो वो टाइपिंग करके पेपर की दे देंगे। कुछ होंगे जो पेपर को स्कैन करके उनका पीडीएफ बना के भेज देंगे। तो जो पर्सन जिस काम में स्पेशलाइज्ड होगा, जिस पर्सन को जो काम आता होगा, वो उसी वर्किंग स्टाइल में तो काम करेगा, उसकी वही तो वर्किंग स्टाइल होगी। कुछ लोग होते हैं जो एकदम सीरियस होकर काम करते हैं, जैसे आपने देखा हो कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं एकदम फोकस होके, मतलब 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं। वही कुछ बंदे होते हैं 2 घंटे पढ़ा, चट से उनको समझ में आया, ये लीजिए आंसर, और वो जो 10 घंटे की पढ़ाई थी और 2 घंटे की पढ़ाई थी सब मैच हो गई, कोई फर्क नहीं रह गया। तो हर बंदे की अपनी वर्किंग स्टाइल अलग होती है। कुछ सीरियस होके काम करते हैं और काम पूरा करके देते हैं, कुछ उसी काम को मौज मस्ती में करते हैं, एंजॉय करके करते हैं और वो भी उस काम को कंप्लीट करके देते हैं। दोनों के रिजल्ट सेम होते हैं, दोनों की अचीवमेंट सेम होती है। फर्क सिर्फ क्या होता है, एक ने सीरियसनेस के साथ काम किया होता है और एक ने उस काम को एंजॉय किया होता है। तो दोनों पर्सन की जो लाइफ स्टाइल है, जो वर्किंग स्टाइल है, वो दोनों चीजें उसकी डिफरेंट है। तो थर्ड क्या हो गया, क्लियर आइडियाज अबाउट द वर्किंग स्टाइल। आपको अपने एम्प्लॉयज की वर्किंग स्टाइल पता होनी चाहिए ताकि आप उस वर्किंग स्टाइल का अच्छे से इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, अलाउ कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द ह्यूमंस। प्लस आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉयज आपस में कोऑर्डिनेट करें। क्योंकि अगर वो कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, वो बातचीत करके काम करेंगे, तो हमेशा आपका काम अच्छा होगा। क्योंकि वो डिसाइड कर लेंगे, अच्छा काम आया है, एक काम करो, इतना तुम कर लो, इतना हम कर लेंगे, या ज्यादा इस बार हम कर ले रहे, अगली बार तुम ज्यादा कर लेना, इस बार तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम रहने दो, हम पूरा कर लेंगे, अगली बार मेरा कुछ काम फंसेगा तो तुम पूरा कर देना। तो ये क्या, ये आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये आपसी कोऑर्डिनेशन है आपके एम्प्लॉयज के बीच में, जिसमें जो एम्प्लॉयज है वो आपका टारगेट कंप्लीट करके दे रहे हैं, है ना। जैसे क्या हुआ, मान लीजिए आपके 4 मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं जो मार्केटिंग करते हैं बंदे। अब क्या हुआ, आपने किसी बंदे को दिया, जाओ तुम किदवई नगर देखो। आपने क्या किया, किसी बंदे से बोला कि तुम किदवई नगर देखो। ठीक, एक को किदवई नगर दिया, एक को गोविंद नगर दिया, एक को सिविल लाइन दिया, एक को माल रोड दिया, आपने चारों को अलग अलग एरियाज दे दिए। अब उसमें से क्या हुआ, एक बंदे ने बोला यार मैं गोविंद नगर का ही हूँ और मुझे पकड़ा दिया गया सिविल लाइन। एक काम करो यार, मुझे गोविंद नगर दे तो तुम उससे सिविल लाइन एक्सचेंज कर लो एरिया। क्यों, दोनों उस एरिया में रहते तो उस एरिया के साथ कंफर्टेबल है। अब मैं अगर गोविंद नगर में रहता हूँ तो मैं गोविंद नगर से कंफर्टेबल हूँ, तो मैं चाहूंगा मुझे वही डिपार्टमेंट मिले। अगर कोई बंदा सिविल लाइंस में रहता है तो वो चाहता है उसको वही डिपार्टमेंट मिले ताकि वो वहां पे आपका कंफर्टेबल है। दोनों ने आपस में एक्सचेंज किया और एक्सचेंज करते ही क्या हुआ, काम अच्छे से हो गया, आसानी से, पैशनेट, एकदम एंजॉय करके काम हो गया। क्यों, क्योंकि आपको गोविंद नगर में पता था किससे क्या बात करनी, उसको सिविल लाइन में पता है किससे क्या बात करनी। दोनों ने आपस में अपना काम एक्सचेंज किया और काम कंप्लीट करके टाइम से पहले पकड़ा दिया। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बेटर था। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर आप अपने वर्कर्स को काम दे रहे हो तो उनका वर्किंग स्टाइल पता होना चाहिए। वर्किंग स्टाइल पता होगा तो कोऑर्डिनेशन आसानी से हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन होते ही आपका टास्क जो है वो दोनों लोग आपस में मिल के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ परफॉर्म करेंगे, जिससे आपका काम जो है जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट।
इस स्पैन ऑफ कंट्रोल के लिए हमें जानना पड़ेगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो अब समझते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इट मींस हाउ मेनी वर्कर्स, क्या चीज है यहाँ पे, पहली चीज हाउ मेनी वर्कर्स वर्क अंडर वन सुपीरियर, एक सुपीरियर के अंदर, एक बॉस के अंदर कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, या एक मैनेजर कितने लोगों को गाइड कर रहा है, वो नंबर ऑफ वर्कर्स मेरा कहलाता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अगर एक वर्कर के अंदर 4 लोग काम कर रहे हैं तो वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो गया। अगर एक वर्कर के अंदर 50 लोग काम कर रहे हैं तो वो लेंथी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो गया। अगर एक मैनेजर के अंदर 100 लोग काम कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा लेंथी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो गया। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि आपका जो मैनेजमेंट है वो कितने लोगों में फैला हुआ है, 2, 4, 10, 100, 500, 1000, 10,000। तो आपका जो मैनेजमेंट है वो जितने लोगों में फैला हुआ है वो लेवल मेरा कहलाता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, तो आप क्या बताओगे, इट मींस हाउ मेनी वर्कर्स वर्क अंडर वन सुपीरियर, कि एक सुपीरियर के अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, या जितने वर्कर काम कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ वर्कर्स की जो टीम है वो टीम मेरी कहलाती है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब अगर आपका जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो नैरो है, नैरो का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा, मतलब आप अकेले सब कुछ मैनेज करना चाहते हो। अगर आपका जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो नैरो है, नैरो मतलब एक अकेला इंसान ही सब कुछ देख रहा है, तो आपका रिजल्ट कैसा होगा, टॉल स्ट्रक्चर होगा। क्यों टॉल होगा, मैं अकेला बंदा हूं, मैं 100 लोगों की टीम देख रहा हूं, तो मेरी टीम कितने की होगी, 100 लोगों की टीम है मेरे पास, मैं अकेले 100 लोगों को मैनेज कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वो नैरो है, मतलब एक फिक्स पाथ पे चल रहा है। वहीं अगर आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो वाइड हो जाए, वाइड मतलब फैला हुआ है, फैला कैसे होगा, मैं एक हूं, मैंने अपने नीचे 4 और बॉस बना, मैंने अपने नीचे 4 सबऑर्डिनेट्स बना दिए। अब उन चारों से मैंने कहा अब 25 की टीम तुम्हारी, 25 की टीम तुम्हारी, 25 की टीम तुम्हारी और 25 की टीम तुम्हारी। मैंने क्या किया, पहले मैं अकेले 100 बंदे देख रहा था, मेरे लिए बहुत सरदर्द था, मेरा स्ट्रक्चर बहुत टॉल था। रोज शाम को जब लोग सेल करके आते थे तो मुझे पूरे 100 की रिपोर्ट बनानी पड़ती थी, तुमने क्या बेचा, तुमने क्या बेचा, तुमने क्या बेचा, तुमने क्या बेचा, सब पूरे 100 की रिपोर्ट बनानी पड़ती थी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने अपने नेटवर्क ऑफ स्पैन या नेटवर्क ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को वाइड कर दिया, वाइड मतलब फैला दिया। कैसे फैला दिया, मैंने अपने नीचे 4 ऐसे बंदों को अपॉइंट किया जो मेरी टीम को देखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मैं हूं, मेरे नीचे 4 लोग हैं, और उन चारों को मैंने 25 25 25 25 की टीम दे दी। तो अब क्या होगा, शाम को वो लोग 25 का काम करेंगे और मैं कितने की टीम बनाऊंगा, सिर्फ 4 लोगों, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इन 4 से मतलब है ना, मेरा काम है इन 4 से काम कराना, इन 4 का काम है अपने नीचे 25 से काम कराना। बात समझ में आ रही है, जैसे यहाँ पे कैसे होगा, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक पर्सन था ए, अब वो ए पर्सन ही सारे लोगों को देख रहा है, ठीक है ना, वो ए पर्सन ही सभी को देख रहा है, ये जितने लोग हैं ये सब ए को ही देख रहे हैं, मतलब ए के पास इतने ज्यादा लोग हैं काम करने के लिए कि वो हैक्टिक हो गया, बहुत टॉल स्ट्रक्चर हो गया उसका। वहीं ए ने क्या किया, बी ने क्या किया, बी वाले ने अपने नीचे 4 लोग बनाए, सी डी ई एफ, फिर इसके नीचे उसने वर्कर्स डिवाइड कर दिए, सी के ये हो गए, डी के ये हो गए, ई के ये हो गए और एफ के ये हो गए। तो यहाँ पे क्या किया, ए ने क्या सोचा, भाई मैं बॉस हूं, तो भाई मेरा नेटवर्क का मैनेजमेंट अच्छा हो जाना चाहिए, तो उसने क्या किया, सबको अपने साथ ही जोड़ लिया। तो अब भाई रोज शाम को जब लोग आते थे पूरे 100 की टीम बनाओ, लेकिन बी ने छोटा सा दिमाग लगाया, बी ने कहा यार है तो मेरी टीम ना, कहलाऊंगा तो मैं ही बॉस, तो एक काम करते हैं, उसने अपने नीचे 4 हेड बना दिए। अब इन चारों हेड को उसने 25 25 25 25 की टीम दे दी। अब उसने क्या किया, इसको भी 25 लोग दिए, इसको भी 25 दिए, इसको भी 25 दिए, इसको भी 25 दिए। अब जो ये 25 लोग हैं ये अकाउंटेबल होंगे सी को, ये 25 लोग बी को, ये 25 लोग ई को और ये 25 लोग एफ को, ये लोग सी डी ई एफ को अकाउंटेबल होंगे, और ये जो सी डी ई एफ है ये अकाउंटेबल होंगे बी को। यानी शाम को जब सारे लोग सेल करके आएंगे तो बी को सिर्फ कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, सिर्फ 4 लोगों से, काम इजी हो गया। तो अगर आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वाइड है तो आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, फ्लैट होगा, मतलब उसमें ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी। लेकिन अगर वहां पे आपका स्ट्रक्चर नैरो होगा तो वहां पे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होगी और आपका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा टॉल होगा।
अब हम लोग बात करेंगे, ये तो मेरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो गया, मेरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया, इसके फीचर्स हो गए। अब हम लोग बात करेंगे मेरे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अब हम लोग टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, तो टाइप्स पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके टाइप्स हैं क्या एक्चुअली। तो बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में दो टाइप्स होते हैं, जैसा कि पहले भी मैं आपको ऑर्गेनाइजिंग के फीचर में बता चुका हूं कि बेसिकली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो दो टाइप्स का होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर से। सबसे पहले ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे फंक्शंस की बात हो रही है। तो व्हेन द जॉब्स आर ग्रुप्ड, क्या हो रहा है यहाँ पे जॉब्स को ग्रुप में डाला जा रहा है, कीपिंग इन माइंड द फंक्शन और द जॉब, देन इट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। यानी कि जब हम लोग सिमिलर जॉब्स को या सेम जॉब को आपस में ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट के अंदर रखते हैं तो वो मेरा कहलाता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, जैसे मैंने सारे मार्केटिंग के बंदों को एक जगह डाल दिया, सारे सेल्स के बंदों को एक जगह डाल दिया, सारे प्रोडक्शन वालों को एक जगह डाल दिया, सारे फिनेंस वालों को एक जगह डाल दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी मेरे सिमिलर वर्क वाले थे यानी काम के अकॉर्डिंग जो मेरे सेम वर्क परफॉर्म कर रहे थे, उन सबको हमने एक डिपार्टमेंट में डाल दिया, तो वो मेरा कहलाया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के, कि अगर ऐसा हम करते तो फायदा क्या होगा। पहला, ये मेरा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है, यानी मैं इसमें ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेशन मतलब जॉब के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं। ये मेरा मार्केटिंग का है तो भैया मार्केटिंग में चलो, तुम फाइनेंस के हो फाइनेंस में चलो, तुम सेल्स के हो सेल्स में चलो, तुम प्रोडक्शन वाले हो तुम फैक्ट्री में चलो। तो जो पर्सन जिस ऑक्यूपेशन से बिलोंग करता है, जो पर्सन जिस जॉब से बिलोंग करता है, हमने उसको उस स्ट्रक्चर में जाके डाल दिया। तो मेरे लिए इजी होगा ना डिफाइन करना, मुझे पता होगा कौन सा बंदा किस जॉब का है, तो पहला फायदा हो गया। दूसरा, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है क्योंकि सबको सबके टास्क पता है। प्रोडक्शन वाला कहेगा भैया हमने आज 10 बनाए हैं, तो मार्केटिंग वाला कहेगा ठीक है हम 10 के हिसाब से मार्केटिंग कर देंगे। सेल वाला कहेगा ठीक है हम 10 आज बेच देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर किसी दिन गलती से प्रोडक्शन वाले ने 20 गुड्स बना दिए तो कहेगा भैया आज गलती से 20 बन गए तो थोड़ा देख समझ लेना। तो मार्केटिंग वाला क्या कहेगा, ठीक 20 बना लिए कोई दिक्कत नहीं, आज हम 20 की मार्केटिंग कर देंगे। सेल्स वाला कहेगा चलो ठीक है हम आज 20 बेच देंगे और उसका पैसा भी कलेक्ट करके ले आएंगे। तो यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन, मार्केटिंग और सेल्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन फॉर्म है कि तीनों लोग आपस में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो जब आपको जॉब क्लियरिटी होगी, आपको पता है कि इसका ये टास्क है, इसका ये टास्क है और मेरा ये टास्क है, तो आप तीनों ही आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करें। तीसरा, अब जब सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपकी मैनेजरियल स्किल यानी चीजों को मैनेज करने का जो तरीका होता है, एंड ऑपरेशनल स्किल यानी कि काम करने का जो तरीका है, पर्टिकुलर फंक्शन मतलब पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने का तरीका ऑपरेशनल कहलाता है और सारी चीजों को मैनेज करने का तरीका मैनेजरियल कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरी मैनेजरियल एफिशिएंसी है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको हम लोग ठीक तरह से परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। मेरी ट्रेनिंग जो है बहुत आसानी से हो जाए क्योंकि हमें जॉब पता है, तो हमें सिर्फ वही ट्रेनिंग अटेंड करने पड़ेगी जो मेरी जॉब से रिलेटेड है। अब अगर फाइनेंस के रिलेटेड ट्रेनिंग हो रही है तो कौन जाएगा, सिर्फ फाइनेंस वाला ही तो जाएगा, मार्केटिंग सेल्स और प्रोडक्शन वाले थोड़ी जाएंगे। वहीं पे अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड ट्रेनिंग है तो प्रोडक्शन वाला बंदा जाएगा। तो लोगों को सिखाना और लोगों के लिए सीखना दोनों चीजें इजी हो गई क्योंकि उन्हें पता है ये मेरे से रिलेटेड है, मुझे जाके सीखना है, और उन्हें पता है कि यहाँ पे जो बंदे आएंगे इसी फील्ड से रिलेटेड है, तो उनके लिए भी सिखाना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और आपकी जो ट्रेनिंग है वो हमेशा आसानी से होगी और हमेशा इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट, लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। और कोई भी पर्सन डुप्लीकेट वर्क तो करेगा ही नहीं क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा ये काम कर रहा है, ये बंदा ये काम कर रहा है, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और जब सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं तो कभी भी काम जो है वो डुप्लीकेट नहीं होगा, यानी दो लोग सेम टास्क परफॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अटेंशन टू द डिफरेंट एक्टिविटीज। और जो आपकी बाकी एक्टिविटीज है आप उन पे भी ध्यान दे सकते हो क्योंकि आपका फोकस तो सिर्फ अपने काम पे ना, आपका काम जब खत्म हो गया तो आप दूसरों की मदद करने जा सकते हो।
लेकिन वहीं जब आपको काम ही ना पता हो तो क्या होगा, आप कोई भी काम करने लगोगे, और जब कोई भी काम करने लगोगे तो कभी भी फ्री नहीं हो पाओगे। तो पहले अपना काम फिनिश करो, जो काम असाइन किया गया है, जो काम आपको दिया गया है, पहले वो काम करो। काम खत्म करने के बाद देन आप मूव करोगे आपके नेक्स्ट काम। अब नुकसान क्या होता है? पहला नुकसान, प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कई बार कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाता क्योंकि सब लोग अपना अपना करने में लगे रहते हैं। सेल्स वाला कहेगा नहीं भैया हमसे तो 10 कहे गए थे, हम 10 ही बेचेंगे, तुमने 20 बनाए, तुम्हारी गलती है, तुम समझो। मार्केटिंग वाला भी यही कहेगा भैया हमें 20 का ऑर्डर नहीं मिला, हमें तो 10 मार्केटिंग का ऑर्डर मिला तो हम 10 ही बनाएंगे। तो कई बार हो जाता है ऐसा कि जब काम ऐसा होता है तो कोऑर्डिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है। दूसरा, इनफ्लेक्सिबिलिटी। आप बार बार डिसीजन चेंज नहीं कर सकते हो। अगर एक बार डिसीजन आ गया, अगर आपसे कह दिया गया आपको ये काम करना है, तो बार बार आप उस काम को चेंज नहीं कर सकते। और जब आप बार बार उस काम को चेंज नहीं कर सकते हैं तो आपका क्या होगा, वो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इनफ्लेक्सिबल या फिर रिजिड हो जाएगा, क्योंकि बार बार चेंज करोगे तो उसमें आपको पैसा लगेगा, टाइम लगेगी और एनर्जी लगेगी। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जब सभी लोग अपने अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे, सेल वाला कहेगा हमारा काम बेचने का, हमें नहीं मतलब तुमने कितना बना दिया। मार्केटिंग वाला कहेगा हमारा काम मार्केटिंग का है, हमें नहीं मतलब तुमने कितना बना दिया। तो प्रोडक्शन वाला भी कह सकता है ठीक है हमने बना के रख दिया, जो हमसे भी मतलब नहीं बेचना है तो भाई। तो जब सभी लोग अपने अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वहां पे क्लैशेस होने लगेंगे, लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, क्योंकि मिलजुल के काम होगा नहीं। और जब मिलजुल के काम नहीं होगा, सब लोग अपने काम के बारे में सोचेंगे, तो कभी भी वर्क परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो हमेशा आपको जब भी स्ट्रक्चर फॉलो करना हो तो कोऑर्डिनेशन जो है वो जरूरी है। डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। आप ये भी नहीं बता सकते कि गलती किसकी थी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। अब अगर प्रोडक्शन वाले ने 20 बना दिए और 10 अनसोल्ड रह गए तो गलती किसकी है? प्रोडक्शन वाले की कि उसने ज्यादा बना दिए, या सेल्स वाले की कि उसने बेचने की कोशिश नहीं करी, या मार्केटिंग वाले की कि उसने मार्केटिंग करने की कोशिश नहीं करी। ये तो नहीं बता सकते ना कि चलो ठीक है आप प्रोडक्शन वाले ने ज्यादा बना दिया तो सेल वाले की तो जिम्मेदारी थी ना कि ज्यादा बेचो, क्योंकि जितना ज्यादा बेचोगे प्रॉफिट उतना ज्यादा आएगा, तो तुमने क्यों नहीं ज्यादा बेचा? तो बेसिकली यहाँ पे यही दिक्कत होती है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली में गलती किसकी है, फॉल्ट किसका है और किसके वजह से नुकसान हो रहा है। अब आता है सूटेबिलिटी। जो ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये सॉरी फॉर्मल क्या हो जाए, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर किसके लिए सुटेबल है? तो एक जॉब की बात हो रही है, पर्टिकुलर फंक्शंस की बात हो रही है, तो ये सुटेबल किसके लिए होगा? जब आपको काम डिवाइड करना जा रहा होगा। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम डिवाइड करके होता है, हर काम के लिए अलग अलग बंदा है, वहां पे फंक्शन वर्क करेगा। दूसरा, स्पेशलाइजेशन। जब आप उस फील्ड में स्पेशलाइज होगे तभी वो आपको टास्क दिया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरा फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा जो सिंगल लाइन प्रोडक्ट होते हैं, यानी वो इंडस्ट्री जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रही है, एक ही प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्री ये फंक्शनल फॉलो कर सकती है। मतलब मैं सिर्फ ये मार्कर बना रहा हूं, या मैं सिर्फ ये शर्ट बना रहा हूं, या सिर्फ मैं जीन्स बना रहा हूं, तो मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो कर सकता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रहा हूं। तो एक प्रोडक्ट में एक ही मार्केटिंग होगा, एक ही सेल्स होगा, एक ही प्रोडक्शन होगा, एक ही फाइनेंस होगा, सारे डिपार्टमेंट्स एक ही होंगे, तभी हम लोग फंक्शनल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, तो सिंपल सा आंसर होगा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो हमारा सिंगल प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही सुटेबल। बात समझ में आ गई? तो ये थे हमारा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड लास्ट हमारा सुटेबिलिटी। अब हम लोग बात करेंगे हमारे सेकेंड स्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर जो बेसिकली हमारा वर्क करता है, जैसे हमारा फंक्शन में था कि हम लोग काम के अकॉर्डिंग जॉब्स को डिवाइड करते थे, कि जहां पे मेरे सिमिलर काम हो रहे हैं, एक जैसा काम हो रहा है, उनको एक डिपार्टमेंट में रखो। बट डिविजनल स्ट्रक्चर इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज, कई बार ऐसा होता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है बहुत बड़ी होती है, तो जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है या उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट काम कर रहे हैं एंड इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मतलब उससे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे टाटा हो गया, अब टाटा का नमक भी आता है, टाटा की कार्स भी आती है, टाटा की स्टील भी आती है, टाटा का आयरन भी आता है, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो टाटा मैन्युफैक्चर करता है। तो जब आप मल्टीपल लाइंस पे काम करते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन पे काम करते हैं, देन एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होंगी आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, तो वो एक डिपार्टमेंट के अंदर में आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाटा है, टाटा ने यहाँ पे क्या किया, 4 इंडस्ट्री बनाई, A, B, C और D, उसने 4 इंडस्ट्री बनाई।
इन चारों में उसने दो हेड बनाए, एक हो गया प्रोडक्शन का और एक हो गया सेल्स का। सेम बी के साथ प्रोडक्शन सेल्स, सेम सी के साथ प्रोडक्शन सेल्स, सेम डी के साथ प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो जब हम लोग फंक्शनल की बात करते थे, जब हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर था, उसमें हमारा इसी तरह काम होता था कि ए जो प्रोडक्ट है, मतलब एक प्रोडक्ट जो उसमें प्रोडक्शन और सेल अलग, इसमें प्रोडक्शन सेल अलग, इसमें अलग और इसमें अलग। बट जब हम लोग डिविजनल की बात करते हैं तो डिविजनल में हम क्या करेंगे, ये मेरे जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इन सारे प्रोडक्शन वालों को हम लोग एक ही में बना लेंगे। यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डी। चारों मेरे प्रोडक्ट के जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो जाएंगे एक ग्रुप में, चारों प्रोडक्ट के जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो जाएंगे एक ग्रुप में, चारों प्रोडक्ट की जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो जाएंगे एक ग्रुप में। यानी फंक्शंस में काम के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा और डिविजनल में मेरे जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। ठीक, फंक्शनल जो है वो छोटी इंडस्ट्री के लिए काम करता है जहां पे एक प्रोडक्ट बन रहा होता है, वही इट इज सूटेबल यानी कि जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो सूटेबल करता है फॉर द मल्टी प्रोडक्ट। मल्टी प्रोडक्ट का मतलब जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है तो वो मल्टी प्रोडक्ट लाइन में आ जाती है। और जब वो मल्टी प्रोडक्ट लाइन में आ जाती है तो मल्टी प्रोडक्ट लाइन में आने के बाद क्या होता है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है। और जब वो बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, वो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोडक्शन हेड बना, तो उन सारे डिपार्टमेंट को वो एक ही जगह अंडर कर ग्रुप के अंदर में डाल देगी। मतलब ए बी सी डी इन चारों के जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो एक जगह जाएंगे, इन चारों के सेल्स डिपार्टमेंट एक जगह, इन चारों के मार्केटिंग डिपार्टमेंट। बात समझ में आ गई? अब आते हैं इसके फायदे में। डिविजनल स्ट्रक्चर में हम उन्हीं बंदों को काम में रखेंगे जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइज होंगे। अब डॉक्टर अगर कोई है तो उसको हम लोग मतलब अगर कोई केमिस्ट है तो वो डॉक्टरी वाली डिपार्टमेंट में जाएगा, इंजीनियर है तो वो प्रोडक्शन लाइन में चला जाएगा, एमबीए होल्डर है मार्केटिंग लाइन में चला जाएगा। तो जो जिस प्रोडक्ट लाइन में स्पेशलाइज्ड है हम उसको उसी प्रोडक्ट लाइन में डालेंगे। फंक्शन में क्या होता था, जो जिस काम में स्पेशलाइज, हम काम के अकॉर्डिंग डिवाइड करते थे, बट डिविजनल में उसके प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन के ऊपर, क्योंकि बेचना तो सबको आता है। अब दवा बेचना और मोबाइल बेचना दोनों एक ही चीज है नहीं ना। दवा जो बीमारी है उसके हिसाब से बेचोगे, मोबाइल फोन जैसी नीड है उसके हिसाब से बेचोगे। दोनों की सेल्स मार्केटिंग एक जैसे नहीं हो सकती ना। तो जो केमिस्ट वाला है उसको मार्केट उसमें मेडिकल लाइन में डालेंगे, जो टेलीकम्युनिकेशन वाला है उसको मोबाइल में डालेंगे। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, क्योंकि पता है अगर दवाइयों की सेल कम हो रही तो केमिस्ट की दिक्कत है, अगर मोबाइल की सेल कम हो रही तो मोबाइल वाले की दिक्कत है। तो आसानी से आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हो। थर्ड आता है फास्ट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपना अलग अलग काम कर रहा है। जब डिपार्टमेंट्स अपने अलग अलग काम कर रहे हैं तो वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड आराम से डिसीजन ले सकते हैं, और जब वो अपने डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग डिसीजन ले सकते हैं तो क्या होगा, डिसीजन जो है वो क्विक आ जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, आप डिसीजन चेंज कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है सेम प्लान जो है वो चारों डिपार्टमेंट में वर्क ना करें, आपकी सेम सेल्स टेक्निक जो है हो सकता है चारों में वर्क ना करें, आपकी सेम जो प्लान्स है वो चारों में वर्क ना करें। तो आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट अपने प्लान, पॉलिसीज, स्कीम्स को चेंज कर सकते हो। आप दवाइयों पे तो नहीं दोगे ना 10% डिस्काउंट, सस्ता माल, ये तो नहीं डालोगे ना कि 10% डिस्काउंट पे दवाइयां ले जाइए। मोबाइल फोन्स पे तो दे सकते हो कि यार सस्ते मिले तो लोग खरीद लेंगे, पर दवाइयों में तो नहीं है ना कि सस्ती मिलेगी तो लोग खरीद लेंगे। तो सबकी अपने अपने प्लान्स अलग अलग। अब डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे? पहला, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। जब 4 प्रोडक्ट बना रहे हो, चारों के लिए लेबर चाहिए, चारों के लिए पैसा चाहिए, चारों के लिए मशीन चाहिए, चारों के लिए एनर्जी चाहिए, चारों के लिए टाइम चाहिए, चारों के लिए सब कुछ चाहिए। तो क्या होगा, जब आपके मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन होती है तो रिसोर्सेज भी आपको ज्यादा चाहिए होंगे। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयां बहुत जल्दी हो जाती, बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती। क्यों? मेडिकल वाला कहेगा भैया हम अच्छा काम कर रहे हैं, मोबाइल वाला कहेगा हम अच्छा काम कर रहे हैं, स्टील वाला कहेगा हम अच्छा काम कर रहे हैं, सुई वाला कहेगा हम अच्छा काम कर रहे हैं, प्लेन वाला कहेगा हम अच्छा काम कर रहे हैं। जब सभी लोग अपने काम को अच्छा बताएंगे तो क्या होगा, लड़ाइयां होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे फोकस करता है, उसको बाकी डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं होता। जैसे फंक्शन में क्या होता है, लोग अपने काम पे फोकस करते हैं, उनको दूसरों के काम से मतलब नहीं है। उसी तरह डिविजनल में लोग अपने प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। मतलब जो यहाँ पे हमने चारों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक हेड में रखा था,
उसमें भी जो लोग होंगे वो ए से रिलेटेड जो होंगे वो ए को फोकस करेंगे, जो बी से रिलेटेड होंगे वो बी को फोकस करेंगे, जो सी से रिलेटेड होंगे वो सी को फोकस करेंगे, और जो डी से रिलेटेड होंगे वो डी को फोकस करेंगे। मतलब भले आपका डिपार्टमेंट एक ही है, लेकिन जो आपके बंदे हैं, जो आपके पर्सन है, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, वो उसी डिपार्टमेंट पे फोकस करेंगे जिससे वो बिलोंग करते हैं। और लास्ट, इंक्रीज इन कॉस्ट। और जब आपके रिसोर्सेज ज्यादा लग रहे हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है, एनर्जी ज्यादा लग रही है, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बात करी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। ये सारे टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, या कुछ भी आप बताना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।